बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 21 के टॉपिक न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस के अंदर हमने स्टडी किया कि जब भी किसी पार्टिकल के अंदर से अल्फ़ा बीटा गैमा रेडिएशन अमिट होती है तो वो पार्टिकल किसी दूसरे एटम के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाता है। जो एलिमेंट कन्वर्ट होता है उसको पेरेंट एलिमेंट और जो नया बनता है उसको डॉटर एलिमेंट वगैरह कहा जाता है। रेडियो एक्टिविटी वाले प्रोसेस में हमने देखा था कि जब रेडियम 88-226 के अंदर से अल्फ़ा पार्टिकल अमिट होता है तो रेडॉन 86 और 222 बनता है। तो ये जो रिएक्शन होता है इसको न्यूक्लियर रिएक्शन बोला जाता है। ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन है ये अपने आप होता है, इस वजह से इस प्रोसेस को नेचुरल रेडियो एक्टिव प्रोसेस भी बोला जाता है। लेकिन रदरफोर्ड एक साइंसदान था जिसने सबसे पहले ये बताया था कि नेचुरल रेडियो एक्टिविटी या नेचुरल रेडियो एक्टिव प्रोसेस के अलावा भी कुछ दूसरे न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं जो अपने आप अकर नहीं होते बल्कि उनको अकर करवाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब किसी पार्टिकल के ऊपर या पार्टिकल के न्यूक्लियस के ऊपर किसी दूसरे पार्टिकल को बमबार करवाया जाता है तो उसके नतीजे के अंदर एक न्यू पार्टिकल बनता है और साथ में कुछ स्मॉल पार्टिकल भी बनते हैं। इसको एक जर्नल इक्वेशन के तौर पे दिखाया गया। एक्स पार्टिकल है जो आके एक बड़े एक्स न्यूक्लियाई के साथ स्ट्राइक करता है तो नतीजे के तौर पे एक सेकंड न्यूक्लियाई बनता है और साथ में एक छोटा पार्टिकल जो है वो अमिट होता है। रदरफोर्ड ने ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन 1918 के अंदर परफॉर्म किया जिसके अंदर उसने नाइट्रोजन के ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल की बम्बारमेंट करवाई। तो इस रिएक्शन के नतीजे में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का प्रोटियम या प्रोटॉन जो है वो क्रिएट हुआ। तो ये प्रोसेस जो है इसको आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव प्रोसेस भी बोला जाता है। क्योंकि जितने भी एलिमेंट हैं जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होता है वो नेचुरली तौर पर रेडिएशन एमिट करते हैं, जबकि इनसे छोटे एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट जो हैं उनको आर्टिफिशियल तरीके से रेडियो एक्टिव बनाया जाता है। इस वजह से इस प्रोसेस को आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव प्रोसेस भी बोला जाता है। रदरफोर्ड के इस एक्सपेरिमेंट के बाद नंबर्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस अकर हुए जिनके अंदर इस तरह की आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव प्रोसेस परफॉर्म करवाए गए। कोई भी रेडियो एक्टिव प्रोसेस जो होता है उसको फुलफ़िल होने के लिए कुछ कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं कि किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के नतीजे में उस रिएक्शन का मैस, चार्ज, एनर्जी, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम और न्यूक्लियॉन नंबर की तादाद हमेशा सेम रहती है। न्यूक्लियॉन नंबर मीन नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन जो होंगे वो सेम रहेंगे। सिमिलरली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस होगा, चार्ज होगा, एनर्जी, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम मीन के रिएक्टेंट का मैस, चार्ज, एनर्जी और प्रोडक्ट का मैस, चार्ज, एनर्जी वगैरह हमेशा इक्वल होंगे। और न्यूक्लियॉन नंबर मीन नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमेशा सेम रहेंगे। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही इनको
डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इस वजह से इनकी तादाद किसी भी रिएक्शन के अंदर, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर हमेशा सेम रहेगी। रिएक्टेंट की जो टोटल एनर्जी है, जिसके अंदर उसकी रेस्ट मास एनर्जी भी शामिल होती है, वो और प्रोडक्ट की टोटल एनर्जी ये हमेशा इक्वल होती है। इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे एक रिएक्शन लिया गया जिसके अंदर अल्फ़ा पार्टिकल को नाइट्रोजन के साथ स्ट्राइक करवाया, जिसके नतीजे में ऑक्सीजन और प्रोटॉन क्रिएट हो रहा है। अगर आप इनके मैसेज की बात करें, नाइट्रोजन का जो मैस है वो 14.0031 यूनिफाइड मैस जो होता है, और अल्फ़ा पार्टिकल का 4.0026 और इसी तरह जब हम प्रोडक्ट के मैसेज लिखते हैं तो उनकी वैल्यूज़ है। अगर इन प्रोडक्ट का टोटल मैस देखा जाए तो वो बनता है 18.0069 जबकि रिएक्टेंट का टोटल मैस बनता है 18.0057 तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रिएक्टेंट का मैस जो है वो प्रोडक्ट के मैस से कम है, तो प्रोडक्ट का मैस जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो क्वेश्चन ये रिलीज यहाँ पे हो सकता है कि प्रोडक्ट का मैस किस तरह ज़्यादा हो सकता है। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस देखें तो डिफरेंस आ रहा है 0.0012 यू। अगर आप इस यू को, यू मैस है, मैस को अगर आप एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करें तो 1 यू 9.31 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1.13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास वैल्यू आती है। इट्स मीन अगर इतनी एनर्जी या इतना मैस रिएक्टेंट को प्रोवाइड कर दिया जाए तो प्रोडक्ट का मैस जो है वो रिएक्टेंट के मुकाबले में ज़्यादा हो जाएगा। और हम लोग पढ़ चुके हैं आइंस्टाइन की मैस एनर्जी इक्वेशन के मुताबिक energy can be converted into mass and mass can be converted into energy. So it's mean if we can give this amount of energy to the reactants then they will convert into products whose mass is greater than the reactants. तो मतलब अल्फ़ा पार्टिकल अगर इतनी एनर्जी के साथ आके नाइट्रोजन के साथ टकराएगा then this reaction can occur. न्यूक्लियर पोलोनियम से हासिल होने वाला जो अल्फ़ा पार्टिकल होता है उसके पास एनर्जी होती है 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर पोलोनियम से एमिट होने वाला अल्फ़ा आके नाइट्रोजन के साथ स्ट्राइक करेगा तो इन दिस केस द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ ग्रेटर दैन 1.13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है वो यूटिलाइज हो जाएगी प्रोसेस को अकर करवाने में, जबकि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। न्यूक्लियर रिएक्शंस में एक प्रॉपर्टी ये होती है कि न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल होते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर भी ये टेक प्लेस हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखा गया था कि अल्फ़ा पार्टिकल स्ट्राइक किया नाइट्रोजन से तो ऑक्सीजन और प्रोटॉन बना या हाइड्रोजन का आइसोटोप बना। अगर हम किसी तरीके से हाइड्रोजन या प्रोटॉन को स्ट्राइक करवाएं वेरी हाई स्पीड के साथ ऑक्सीजन के साथ, देन ऑक्सीजन कैन कन्वर्ट इनटू नाइट्रोजन एंड अल्फ़ा पार्टिकल। तो यहाँ पे इस रिएक्शन को अकर करवाने के लिए या अकर होने के लिए इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए।
तो इसके लिए एक मशीन यूज़ की जाती है साइक्लोट्रॉन, जिसके अंदर प्रोटॉन को एक्सेलरेट किया जाता है अप टू स्पेसिफिक वैल्यू तक, अप टू स्पेसिफिक अमाउंट तक, कि देन दिस एक्सेलरेटेड प्रोटॉन को स्ट्राइक करवाया जाता है ऑक्सीजन के साथ, और देन ये रिएक्शन अकर होता है जिसके अंदर एक प्रोटॉन ऑक्सीजन के साथ मिल के नाइट्रोजन और हीलियम पार्टिकल बनाता है। इस रिएक्शन के होने के बाद कई डिफरेंट एलिमेंट के ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल को स्ट्राइक करवाया गया, और उस प्रोसेस के अंदर या उन रिएक्शंस के अंदर बहुत सारे नए न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करवाए गए। इस एक्सपेरिमेंट के बाद 1931 के अंदर जेम्स चैडविक एक साइंसदान था जिसने न्यूट्रॉन दरियाफ्त किया। बेसिकली उसने एक रिएक्शन परफॉर्म किया जिसके अंदर अल्फ़ा पार्टिकल को बेरिलियम के साथ स्ट्राइक करवाया गया। तो एज अ रिएक्शन जो प्रोडक्ट ऑब्टेन हुए वो कार्बन 12 और नाइट्रोजन ऑब्टेन हुआ। अब नाइट्रोजन के ऊपर किसी किस्म का चार्ज नहीं होता, या न्यूट्रॉन के ऊपर किसी किस्म का चार्ज नहीं होता, तो इस वजह से न्यूट्रॉन को डिटेक्ट करना मुश्किल है। अल्फ़ा और बीटा पार्टिकल जो होते हैं वो चार्ज पार्टिकल हैं, उनको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की मदद से डिटेक्ट किया जा सकता है, बट न्यूट्रॉन कैन नॉट बी डिटेक्टेड आइदर बाय इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको डिटेक्ट करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया जिसको ब्लॉक डायग्राम की मदद से रिप्रेजेंट किया गया है। ये पोलोनियम का एक सोर्स है जिसके अंदर से अल्फ़ा पार्टिकल अमिट करवाए। पोलोनियम से अमिट होने वाले अल्फ़ा पार्टिकल के पास 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है। दीज अल्फ़ा पार्टिकल्स स्ट्राइक विद बेरिलियम एंड दे अमिट द न्यूट्रॉन। ये अल्फ़ा पार्टिकल जाके बेरिलियम के साथ टकराए और यहाँ से इन्होंने न्यूट्रॉन को स्ट्राइक किया। अब न्यूट्रॉन के ऊपर बेसिकली किसी किस्म का चार्ज नहीं है, तो अब न्यूट्रॉन को डिटेक्ट करने के लिए न्यूट्रॉन को स्ट्राइक करवाया गया पैराफिन्स के साथ। तो जब ये पैराफिन के साथ स्ट्राइक हुए तो न्यूट्रॉन की स्ट्राइकिंग के नतीजे में यहाँ से प्रोटॉन अमिट हुआ। प्रोटॉन को देन डिटेक्ट करना आसान है। इस रिएक्शन में पता चला कि मैस ऑफ न्यूट्रॉन या साइज़ ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो मैस ऑफ प्रोटॉन या साइज़ ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। और इनके अंदर वही कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ इलास्टिक कोलिजन इन्वायरमेंट डिमेंशन का, जिसके अंदर आपने पढ़ा था कि अगर इलास्टिक कोलिजन इन्वायरमेंट डिमेंशन के जो केसेस थे कि अगर दो इक्वल मैस हों, उनमें से एक पार्टिकल सेकंड पार्टिकल अगर रेस्ट में है तो फर्स्ट पार्टिकल जब आके उसके साथ टकराएगा इलास्टिक कोलिजन इन्वायरमेंट डिमेंशन वाले टॉपिक में, तो जो पार्टिकल आके टकराता है वो रेस्ट पे आ जाता है, जबकि जिस पार्टिकल के साथ टकराता है वो उस वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू कर देता है। तो यही सेम कंसेप्ट यहाँ पे है कि न्यूट्रॉन साइज़ इक्वल होने की वजह से जब जाके प्रोटॉन के साथ टकराए तो ये खुद रेस्ट में आ गए, जबकि इन्होंने यहाँ से प्रोटॉन को अमिट करवाया। तो इस तरीके से जो न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया गया। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद न्यूक्लियर फिज़िक्स के अंदर बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशंस आई, क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं होता और इस वजह से न्यूट्रॉन इजीली किसी भी एटम के न्यूक्लियस तक पहुंच सकता है एज़ कम्पेयर टू अल्फ़ा एंड बीटा पार्टिकल, जिनके ऊपर बेसिकली चार्ज होने की वजह से उनके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन अप्लाई हो रही होती है। तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर करने के लिए जो अरेंजमेंट
इस्तेमाल की वो आपको यहाँ पे दिखाई गई है कि पोलोनियम से अल्फ़ा को एमिट करवाया गया जिसके पास एनर्जी होती है 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दीज इलेक्ट्रॉन देन स्ट्राइक विद बेरिलियम, आफ्टर स्ट्राइकिंग दे एमिट द न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के पास जो एनर्जी होगी उस मूव करके उनको अगर पैराफिन के में से गुजारा जाए या पैराफिन के साथ अगर उनको स्ट्राइक करवाया जाए तो न्यूट्रॉन यहाँ पे अब्जॉर्ब हो जाएंगे, जबकि वहाँ से प्रोटॉन को एमिट करवा देंगे। पैराफिन के अंदर मेजर कंट्रीब्यूशन होती है हाइड्रोजन की। इस वजह से जो पैराफिन के अंदर से प्रोटॉन का एमिट होना इस वजह से होता है क्योंकि पैराफिन के अंदर जो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं वो बहुत ज़्यादा होती है। तो बच्चों ये हमारा आज का टॉपिक था न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में। तो इसको ज़रा रीड करें, बुक में से लेक्चर को 2 से 3 दफ़ा सुने, मुश्किल नहीं है, सिर्फ अच्छी तरह अटेंटिव होकर ज़रा रीड करें। अगर किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन हो तो वो आप शेयर करें तो उनके ऊपर इंशाल्लाह डिस्कशन की जाएगी। बच्चों इसको अच्छी तरह पढ़ा करें, टाइम आप लोगों के पास बहुत शॉर्ट है, तो काइंडली इसको अच्छी तरह समझें, सुनें, पढ़ें ताकि आप लोगों को आसानी हो। ये चैप्टर इम्पोर्टेंट हैं। मैंने क्लास में भी कई दफ़ा आप लोगों को बताया था कि असल में यही वो चैप्टर्स होते हैं जो टॉपर्स के अंदर ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर रहे होते हैं। थैंक यू। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो वो शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।